किया गया था 1905 ईस्वी में सरबुका का अर्थ ईंट होता है। क्या हो गया कि जो लेटेराइट मिट्टी है ये 1905 ईस्वी में सर बुकानन द्वारा कौन सा शब्द, तो लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा के कौन से लेटर शब्द से बना है। और इस लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ईंट होता है। लेटर शब्द का ढेलेदार हो जाती है। गुण बता दे कि इसकी विशेषता क्या है, तब विशेषता क्या लिखा दिए कि जब इसको भिगोते हैं, क्या करते हैं, भिगोने पर यह मुलायम हो जाता है। और जब इसको क्या किया जाता है कि जब सूखने पर यह क्या हो जाती है, काफी ढेलेदार हो जाता है। क्या हो जाता है, ढेलेदार हो जाता है। निर्माण क्या हो, तो वही कह रहा है कि जो लेटेराइट मिट्टी इसकी विशेषता होगी कि भिगोने पे मक्खन और मुलायम सूखने के ढेलेदार हो जाती है। और निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है कि निर्माण की प्रक्रिया में उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा, तो कहते हैं ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जब भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा होने के कारण क्या होती है कि निछालन बहाव क्षेत्र तेज कर देती है। और जैसे ही निछालन हो जाएगी तो निछालन होने से क्या होगा, तीव्र निछालन होने के बाद किसकी निर्माण हो जाती है, लेटेराइट मिट्टी की प्रदेश। मतलब कि जैसे ही जहाँ पे क्या है आर्द्र प्रदेश है, यही आर्द्र प्रदेश के क्षेत्र में क्या हो रहा है, निछालन से इसका उर्वरता लौह अयस्क और एल्युमिनियम, यही है। पूरे भारत में कितना क्षेत्रफल पर है, तो 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसमें से ये कितना 1.8 लाख क्षेत्रफल पर फैला हुआ है सो विस्तार। तो कह रहा है कि लेटेराइट जो मिट्टी की निर्माण हुई है वो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे, तो सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में कौन दिए, बुकानन जी थे। उन्हीं ने क्या किया कि इसे लेटेराइट नाम था, क्या था, लैटिन भाषा में लेटर के शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होती है। ऐसे ये क्या होता है, भीगने पर मक्खन के स्वरूप में हो जाती है और जैसे ही क्या हो जाता है कि सूखने पर ढेलेदार के स्वरूप में इसका गुण हुआ, ये मिट्टी उस तरह से दिखने लगती है लेटेराइट मिट्टी। और इसका जो विस्तार इसका निर्माण में होता है तो कहाँ होता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षाई जो वन होती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में इसका क्या होता है, जब वर्षाई तेज होने लगती है तो उसके निक्षालन होता है और उस निक्षालन के बहाव से किसकी निर्माण हो जाती है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। यही जहाँ होता है तो आर्द्र प्रदेश, तो आर्द्र प्रदेश मतलब जहाँ पे पानी तेज होगी वहीं पर आर्द्रीय क्षेत्र हो जाएगा, मतलब नमी की मात्रा कोई कहा जाता है आर्द्र। तो आर्द्र प्रदेश में आच्छादित हो जाती है और इसमें क्या होता है, किसकी बहुलता होती है, फेरस और एल्युमिनियम की, यही कहना, फेरस और एल्युमिनियम की बहुलता पाई जाती है। और इसमें कमी किसकी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल और पोटास और चूना की क्या होती है, कमी होती है। अगर भारत के विस्तार के स्वरूप में देख लिया जाए तो भारत के विस्तार में कितना 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। तो अब फैला हुआ है तो कौन कौन राज्य, मतलब भारत है ना, तो इस पूरे भारत के कौन कौन से राज्य में क्या हो रहा है कि ये फैली हुई है, इसका विस्तार देख लेंगे। सर देख लें, अब एक भी क्वेश्चन बचेगा इससे, नहीं ना बचेगी। तो अब इसका देख लेंगे कि अब इसका जो इतना दशमलव पर है तो ये इसका विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है,
सर्वाधिक विस्तार सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो केरल के मालाबार तट पर। मालाबार तट, तट मतलब समझते हैं? तट मतलब क्या होता है? किनारा, कहीं भी जो सागरीय समुद्र से लगी हुई सागर तट, उसी को तट कहा जाता है। जैसे कि ये आपका एरिया हो गया, तो ये क्या हो गया? पश्चिमी तट इसको कहेंगे। कौन सी तट? जो नया लोग आएंगे वो समझ जाएंगे, पश्चिमी तट। इसको कहा जाता है पूर्वी तट। समझ गए? अब इस लाइन के बारे में भी बताया जाएगा कि इस महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक से मिलेगा, तो इस तीनों को कहेंगे कौन सा? सह्याद्री। होता है ना सह्याद्री, कोरोमंडल, ये सब देखेंगे कि इस लाइन के भी नाम है सबका। बाहर का अलग लाइन, अंदर का अलग लाइन, इसके अंदर अलग लाइन होता है, इसके बाहर अलग लाइन होता है, तीनों राज्य की अलग लाइन होती ना। समझ गए? दोनों मिलता है तमिलनाडु केरल से तो कोरोमंडल तट हो जाता है। जब महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक को टच करती है तीनों, तो उसको कहा जाता है सह्याद्री तट। पूरा क्षेत्र को इधर कहा जाता है पश्चिमी तट, तमिलनाडु के इस वाला को कहा जाता है पूर्वीय तट। क्लियर है? तो यही है सर्वाधिक विस्तार कौन होता है। अगर क्या हो गया कि अगर पूरा आंध्र प्रदेश क्या कर रहा है कि पूरी विस्तार के बाद देख लिए, तो विस्तार कहाँ पे है? 1.80 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पे पूरा फैला हुआ है लेटेराइट मिट्टी। कहाँ तक? केरल, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर मेघालय, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। कहा था ना कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ही हुई है किसके? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। कह दिए थे। तो जो हमारा उष्णकटिबंधीय पीछे पर क्या है होंगे सदाबहार वन, तो वो हमारा पूरा पश्चिमी तट को, केरला तट को टच कर रहा था, और उसके बाद फिर पूर्वीय क्षेत्र को टच कर रहा था। तो अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात आई, तो कह रहा है कि वर्षा वन क्या होगा? वर्षीय क्षेत्र। तो अब जो एरिया होगा वो भी वर्षाय क्षेत्र के न बीच में आ जाएगा, आएगा ना क्षेत्र में, तो टच करेगा जहाँ पे वर्षाएं ज़्यादा हो रही है। तो जब ज़्यादा हो रहा है तो अब इस स्वरूप में भी देख लेंगे कि भारत के कौन कौन सा राज्य को देखेंगे, भारत के कौन कौन से राज्य को। तो आ जाइए आप भारत में देख लेते हैं कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। सो तो पूरे भारत के अगर देख लेंगे, पूरा तो कहा था नहीं, इसलिए पूरा पे न जाएंगे। भारत के अगर एरिया को देखें तो केरल, ये वाला आपका एरिया क्या हो गया? केरल है। मैप याद है ना आप लोग का ना? अपने पढ़ते पढ़ते सब याद है। केरल, उसके बाद पूर्वीय तमिलनाडु, ये वाला एरिया आपका हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाता है इसे। पूर्वी पढ़ते पढ़ते आपको पूरा मैप याद हो जाएगा अपने आप, बार बार रिवीजन आएगा। उसके बाद ओडिशा, ओडिशा कौन एरिया होता है? तो तट के किनारे से आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर की ओर लगेगी ओडिशा का क्षेत्र। और ऊपर जैसे ही यहाँ पे आ गए तो ये तट वाला हो गया ना तट, ये हो गया आपका ओडिशा। ओडिशा, उसके बाद आपका छोटा नागपुर पहाड़, झारखंड के क्षेत्र को जस्ट ऊपर आ जाइए। झारखंड में है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद आपका कहा गया मेघालय, ये वाला एरिया आ जाएगा बीच में, असम से टच करेगा, यही ना है मेघालय। उसके बाद आपका आ गया मेघालय के बाद अति पूर्वोत्तर मेघालय की बात कहिए सो पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को। उसके बाद पश्चिमी घाट, ये आपका पूरा एरिया हो गया कौन सा घाट? पश्चिमी घाट सो। उसके बाद आपका पश्चिमी घाट के बाद हो गया कौन सा? महाराष्ट्र। तो ये वाला एरिया आपको जो टच किया वो क्या हो गया? गुजरात से टच करेगा ना, महाराष्ट्र। यही है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार किसे का? केरल के मालाबार
तट ये सबसे ज़्यादा है। तो यही आपका पूरा विस्तार हो गया। कौन कौन सा पूरा भारत के मैप में देख लिए तो महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, केरल, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय। तो देखिए ये सब जगह तट से लग रहा है, अधिकतम तट से लग रहा है पश्चिमी घाट, केरल कह दिया उष्णकटिबंधीय वर्षा एवं वर्षा सबसे ज़्यादा केरल। जब मानसून चालू होता है कब से, जून से चालू होती है मानसून, और जब मानसून जून से चालू होगा तो ये पहुंच जाएगा क्या उत्तरी क्षेत्र में। जैसे ही उत्तर से जब वापस होगी मानसून, ऐसे यहाँ से गया पहले, अब उसके बाद फिर मानसून जब वापस आएगा तो वापस आने के बाद क्या होता है कि उससे 90% वर्षा कहाँ करा देती है, पश्चिमी तट पर, केरला के तट। अब उसका 10% का पूरा 100% कहाँ पे करवाएगा, तमिलनाडु तट वर्षा करा रही है इसकी। तो अब ये जो वर्षा ही, उसके बाद देखिए केरल तट से लगा, पूर्वी तमिलनाडु ओडिशा तट पर है, उसका छोटा नागपुर पठार। अब मेघालय जानते होंगे, मानसीराम, मेघालय, चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना। तो अब पूरा क्लियर ना हो गया, जो मिट्टी का शब्द कहा है कि कैसे बनी, तो अब पूरा हमको विस्तार दिखा कि जहाँ कहा वहीं मिट्टी भी होगी ना। तो कहूँ दिक्कत है ना है, मैप बनाइएगा, इसका पूरा कोट कर दीजिएगा कि मिट्टी का कहाँ है, बना लीजिए। रोज वर्क मिलेगा आपको मैप बनाने का, सजाने का, फिर एक्स्ट्रा, समझ गए। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको लगातार पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा। जल्दी बनाइए। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मिट्टी में चलेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, लेटेराइट मिट्टी। ऐसे दिक्कत ना है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है यही चीज़ लिखा दी, हाँ लिखेगा नेक्स्ट पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक देंगे पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। जो हमारा कह दिया तो पहले समझिएगा कौन सी मिट्टी कर रही है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वत है कहाँ पे, पर्वत हमारा उत्तरी क्षेत्र, एक ही पूरा हिमालय को टच कर रही है पर्वत। और जो नीचे से हो गया क्या है, तटीय किनारा पर, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय। द्वीप और पर्वत में अंतर होती। पर्वत क्या है, ऊपर से डायरेक्ट निर्माण है सो, और द्वीप मतलब क्या है, जिससे सागर से उद्गम होकर उसका निर्माण हुआ है सो। तो नीचे वाला हमारा तट है कौन कौन, तो ये वाला एरिया आप देखे होंगे, तो ये आप जो पीछे से पढ़े उनको क्लियर है, आप लोग है तो देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अरब सागर। ये वाला हमारा हिंद महासागर। ये हमारा बंगाल की खाड़ी। यही वाला क्षेत्र है तीनों तरफ से। तो ये वाला जो तीनों एरिया है तो इसी से उद्गम हुआ है, तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाती है। और जो ऊपर से हमारा निर्माण हो गया, ये वाला एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय। पूरा इस तरह से इस तरह विकास हिमालय का ही नहीं होगा, उत्तरी क्षेत्र का। तो यही हमारा जो ऊपर का क्षेत्र है वही सिर्फ कौन सा क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है। तो अब हमारा जो निर्माण होगा ये मिट्टी का, कौन, पर्वतीय मिट्टी। तो जान रहे हैं कि पर्वतीय मिट्टी हिमालय के क्षेत्र को टच कर रहा है, पर्वत के क्षेत्र के, तो वही कह रहा है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इस ओर से इस ओर क्या है, हिमालय का विस्तार है ना, हिमालय का विस्तार। तो यही ये वाला एरिया को हम कह रहे हैं। ढालों पर अब घाटी भी पढ़ा दिए, तो घाटी कही जाती है ना, ऊपर से नीचे घाटी। और दर्रा मतलब क्या होता है कि क्या है, पर्वत पहाड़ों के बीच से जो संगीन कौन सी रास्ता है, छोटी रास्ताएं होती, मतलब जैसे संकीर्ण होती छोटी रास्ता है जिस पर गाड़ी एकदम इसी खड़ा चला, ऊपर से के बाद नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर चले जाएगी,
तो वो उसको कहा जाता है दर्रा। तो वही ये कह रहा है कि पर्वतों मिट्टियों में क्या होगा, घाटी, नदी की बात हुई तभी ना मिट्टी का निर्माण होगा। तो जैसे ही नदी की बात आ गई तो आपका किसकी बात आ गई, घाटी की बात आ गई, ऐसा रूप में कही जाती। तो आपका हिमालय के कौन सी 2700 से 3000 मीटर हो गया, ऊंचाई 27। अब इसका गुण देख लें, विशेषता। तो विशेषता में क्या कह रहा है आपको, विशेषता में कह रहा है कि ये बहुत अपरिपक्व है। सो छिछली और अपरिपक्व मिट्टी कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा, यही है पर्वतीय मिट्टी जिसको कहते हैं माउंटेन सॉइल। पर्वत हमारा क्या है, भारत के ऊपरी क्षेत्र पर, कहाँ, हिमालय। अब हिमालय से जो टच कर रही है वही हिमालय के क्या हो गई, कौन सी क्षेत्र से, तो हिमालय की जो घाटियाँ हो गई, और घाटियाँ और ढालों से किसकी निर्माण हुई है, पर्वतीय मिट्टी की निर्माण हो गई। ये पर्वतीय मिट्टी बहुत छिछली और अपरिपक्व होती है, मतलब पूरी नहीं बनी हुई होती है, अपरिपक्व होती है। इस अपरिपक्व मिट्टी की क्या है कि इसकी जो ऊंचाइयाँ है वो कितनी ऊंची पर पाई जाएगी, हिमालय के 2700 से 3000 के मीटर पर पाई जाएगी। और कौन बताए थे 2900 से 3500 मीटर तक के, कौन सा वन, अल्पाइन वन, पीछे पढ़ा दिए थे। जब हिमालय को बांटे तो 3000, 1000, 2000, 3000, 4000 के भागों में, तो 3 तरह के वन पढ़ा दिए थे ना, कि 2 से 3 शंकु। तो आप देखिए कि हम कहे थे ना कि वन मिट्टी से जुड़ेगा, तो जुड़ रही है कि कैसी मिट्टी, तो यही 2700 3000 पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी, आपका पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी। और इसमें किसकी मात्रा अधिकता होगी, कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा होगी। ये हल्की कैसी प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। यहाँ से पूरा बन गया। अब जैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ, अब जैसे इसमें से कोई गुण दे दे कि 2000 कितना 2700 से 3000 पे कौन मिट्टी होती है, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे पर्वतीय मिट्टी कहाँ होती है, हिमालय से जो टच करेगी। निर्माण कैसे होगा, तो छिछली और ढलान, मतलब ढलान क्षेत्र, घाटी ढलान से कैसे होती है, तो छिछली मतलब छिछली मतलब पर्वतियों से, पर्वत पे क्या होता है कि हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से कहते हैं ना क्षरण होगी, मतलब बरसात धूप, ये पढ़ा दिए थे कि मिट्टी उसी तरह से निर्माण होती है। अब जैसे ही धीरे धीरे क्या हो गया, पर्वत घिसना चालू हो गया, वैसे घिसते घिसते उसकी जो क्षरण हुई उससे क्या हो गया, मिट्टी का निर्माण, वही कहा गया छिछली मिट्टी। अपरिपक्व, इसमें क्या होती है, कार्बन और किसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा की अधिकता होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, अम्लीय प्रवृत्ति। कोई क्वेश्चन दिक्कत, मिट्टी ना, मिट्टी में आपको कौन कौन मिट्टी पढ़ा दिए थे, मिट्टी का पूरा उत्पन्न पढ़ा दिए, मिट्टी का प्रकार पढ़ा लिए, मिट्टी के प्रकार में 8 प्रकार की पूरी मिट्टी पढ़ा लिए हैं। उस 8 प्रकार के मिट्टी में आपको देख कौन कौन मिट्टी पढ़ लिए हैं, जलोढ़ मृदा सबसे पहला। जलोढ़ मृदा मतलब कहाँ, जिससे क्या होती है कि अति पानी का जो बाढ़ीय क्षेत्र होता है और पानी का जहाँ पे अवशेष होती है, उस पानी के कारण क्या होता है, जलोढ़ मृदा मतलब उपजाऊ मृदाएँ होती है। जलोढ़ मृदा को 2 भाग में देख लिए थे, कौन कौन, एक आपका जलोढ़, एक देख लिए थे बांगर। जलोढ़ मृदा कैसी मृदा थी, जो बाढ़ के कारण जहाँ पे पानी जमने के कारण क्या हुआ है कि मृदा जलनुमीन मिट्टी का निर्माण हो गया, उसको हम लोग देखे थे जलोढ़ मृदा। और उसके बाद आपको सेकेंड देखे थे बांगर, जहाँ पर क्या होता है, बाढ़ का पानी का अवशेष नहीं जाता है, तो उसे हम कहते हैं कौन सी मृदा, बांगर मृदा। आपका फैसिलिटी ये हो गया पूरा। उसके बाद जलोढ़ मृदा के बाद हम कौन मृदा देख लिए थे, उसके बाद आपको जलोढ़ मृदा देख लिए, काली मृदा देख लिए, उसके बाद लाल मृदा देखें, उसके बाद लेटेराइट मृदा देख लिए। अब नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद आपको कौन मिट्टी देख लिए थे, पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी हम आप लोग को कहाँ देखा, पर्वत मिट्टी देखे थे ना इससे पहले, लास्ट पर्वतीय मिट्टी आप लोग को देख लिए कि पर्वतीय मिट्टी क्या था, हिमालय के उद्गम से, यही ना था, हिमालय के 2700 से ये 3000 मीटर तक के भागों तक ये मिट्टियाँ पाई जाती थी। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी ये देख लिए थे, डिजर्ट सॉइल, तो देख लीजिए मरुस्थलीय मिट्टी से हो गया।
मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको लास्ट पढ़ाए थे क्या, डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल। तो अब मरुस्थलीय मिट्टी होती क्या है उसके बारे में पढ़ाए थे कि इसका विस्तार कहाँ है, विकास शुष्क और आर्द्र शुष्क जलवायु दशाओं में होता है। क्या होगा कि जब मरुस्थलीय मिट्टी का विकास देखेंगे तो हमको समझ में आ गया ना कि मरुस्थल मतलब मिट्टी क्या है, शुष्कीय है ना। मरुस्थल क्या हुआ, बैठिए ना जल्दी। मरुस्थलीय मिट्टी क्या हो गई कि शुष्क है, और शुष्क होने के कारण क्या हो गया है कि मुख्य रूप से अभी तक आप कभी, तब इसमें क्या हो गया कि मरुस्थलीय मतलब क्या समझे। मरुस्थल मतलब क्या है कि जिसकी भूमि शुष्क हो। मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ होता है, तो पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र कहाँ, तब दिल्ली के क्षेत्र से क्या हो गया कि मुख्य रूप से ऊपर से दिल्ली, उसके बाद क्या हो जाए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यही थोड़ा गुजरात का क्षेत्र में आता है, गुजरात के कक्ष का क्षेत्र। तो अब ये क्या हो गया, मरुस्थल जहाँ पर मिट्टी क्या हो गई, शुष्क हो गई या रेगिस्तानी मिट्टी हो गई, वही ना मरुस्थल क्षेत्र का रहेगा पश्चिम के क्षेत्र पर। तो वही मरुस्थलीय क्षेत्र की मरुस्थलीय मिट्टी होगी। तो इसका विकास कैसे होगा, शुष्क और आर्द्र होगी भूमि, होगी ना मरुस्थलीय। तो इसका विकास क्या हो जाएगी, शुष्क और आर्द्र से। किससे निर्माण हो जाएगा, शुष्क और आर्द्र क्षेत्र से इसका निर्माण होगा। और शुष्क जलवायु से क्या हो जाती है, शुष्क जलवायु दशाओं से होता है। ऐसो तो विस्तार कहाँ तक है, राजस्थान, सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र ही है, उसके बाद फिर गुजरात के कच्छ में है, कहाँ पे, उसके बाद दक्षिण पंजाब का क्षेत्र, उसके बाद यही हो गया राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात और कच्छ गुजरात, और कहाँ पे दक्षिण पंजाब। कैसी मिट्टी होती है, गुण अगर देख ले इसका विशेषता, मिट्टी की अगर विशेषता देख ले तो विशेषता कैसी है कि अब मिट्टी की कैसी होगी, बंजरी होगी, रेत युक्त होगा, बंजर है तो यही मिट्टी हो जाती है कैसी, बंजरी और रेत युक्त। पहले ही हमको शब्द से पता चल गया है कि फसल कैसे होती है। तो जो फसल होता है वो कैसी फसल है, दलहन। कैसी फसल है, दलहन की फसलें अधिक होती है। तो दलहन में जान गए ना कि जिसमें दाल हो ना, जैसे उड़द, कौन होता है, अल्फा वसा, उसके बाद मटर, सोयाबीन और उड़द दाल, यही आपका मुख्य रूप से फसल हो गया। कौन कौन दलहन में, अल्फा, मटर, सोयाबीन और उड़द की फसलें हो गई से आदि फसलें होती है यहाँ पे। तो यही आपका मरुस्थल मिट्टी हो गया, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल कहाँ पे होती है, तो मुख्य रूप से इसका विकास था शुष्क और जो आर्द्र क्षेत्र होगी, वही शुष्क और आर्द्रीय क्षेत्र से किसका निर्माण हो जाएगा, इस मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। सो इसमें कैसी होती है, तो शुष्क जलवायु दशाओं के होने के कारण इसकी मिट्टी कैसी हो जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण करता है। सो इसकी विशेषता क्या है, तो ये विशेषता में मुख्य रूप से बंजरी और रेत युक्त मिट्टी होती है। तो क्यों होगी, तो यहाँ पे पानी की कमी होती, तो पहले ही पढ़ा दिए थे क्या है कि जो राजस्थान क्षेत्र हो गया कौन सा, तो पश्चिमी क्षेत्र। तो इस पश्चिम क्षेत्र में कहाँ, तो आपको देख लेंगे राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण पंजाब। तो इस एरिया में आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे
कैसी है, तो जो वृष्टि छाया पड़ती अरावली पर्वत है, और इसकी वृष्टि छाया होने से क्या होती है कि वर्षाएं नहीं हो पाती। जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा उठती है ना, तो वो क्या होती है कि कट कर उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में चली जाती है। अब वर्षा नहीं होने के कारण क्या हो जाता है कि वो शुष्क क्षेत्र हो जाता है। इसीलिए जैसे ही पानी की कमी होगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, तो कहा ना कि जलवायु दशा, मतलब कि वहाँ की जलवायु क्या है, मानसूनीय नहीं होने के कारण क्या हो गई कि उसकी मिट्टी कैसी हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। क्लियर है ना, जुड़ रहा है कि नहीं, वही मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हो गया। और जैसे ही तो अब कहेंगे कि जैसे पश्चिमी के क्षेत्र, तो पहले ने कहा कि अरावली का विकास ही होता है कहाँ से, तो मुख्य रूप से दिल्ली के क्षेत्र से लेकर के कच्छ के गुजरात के क्षेत्र तक के टच करते जाता है। तो वहाँ से जो विकास हो गई, तो वही ना हुआ कि दक्षिण पंजाब, राजस्थान, कच्छ, गुजरात, यही ना हो गया। तो यही जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र कौन सी मिट्टी पाई गई, मरुस्थलीय आपकी मिट्टी से। उसके बाद कहा कि इसमें फसल कौन होता है, तो दलहन के अल्फा, मटर, सोयाबीन और उड़द वहाँ का कौन सी फसल है, इसका मुख्य फसल है। अगर भारत के मैप पे देख लें इसको विस्तार, अगर देख ले भारत के मैप पे, तो पूरा हमको सिर्फ पश्चिम के क्षेत्र बनाना है, यही ना पूरा पश्चिमी का क्षेत्र, ये वाला एरिया आपको बनाना है। तो यही आपका हो गया यहाँ पे कौन सा, राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। ऊपर वाला में हो जाएगा पंजाब, ये एरिया, ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया। ये आपका कच्छ वाला कौन हो गया, ये नीचे वाला कच्छ जो एरिया हो जाएगा, ये आपका कच्छ हो जाएगा कौन सा, गुजरात। यही कच्छ क्षेत्र में। उसके बाद आपका कौन हो गया, वही दक्षिण पंजाब, कच्छ और सौराष्ट्र जो है, वही आपका ये एरिया क्या हो गया, यही एरिया हो गया कौन सा, पूरा गुजरात कच्छ हो जाए, या तो कौन सा हो जाए, सौराष्ट्र हो जाए। यही आपका हो गया कौन सा, सौराष्ट्र। समझ गए, यही आपका क्या हो गया, ये एक क्या हो गई, विस्तार हो गया सो भारत। यही हम पढ़ाए। अम्लीय या क्षारीय मिट्टी, आप लोग क्या होती है, तो एक पीएच स्केल होता है, अब उच्च पीएच स्केल में क्या होता है, 1 से 14 1 से 7 पीएच स्केल क्या है, मानक है किसको, तो अम्लीयता और क्षारीयता को मापन के लिए। तो ये पीएच स्केल में जो हो गया का कि जो फसल उपयुक्त मिट्टी हो, क्या हो, फसल उपयुक्त मिट्टी। तब फसल उपयुक्त मिट्टी कौन सा हो सकती है, तब फसल उपयुक्त मिट्टी कैसी मिट्टी होगी, जो पीएच स्केल में कितना से कितना के बीच में हो, 6 से 7 के बीच। तो 6 से 7 के बीच में कैसा, यहाँ स्केल पे दिख रहा है ना, तो 6 से 7 में क्या हो जाएगा, तो 6 से 7 में अम्लीय, मतलब 6 से 7 के क्या होना चाहिए, मध्य होना चाहिए, मध्य होना चाहिए। तो 6 से 7 का मध्य होगा, तब पीएच स्केल देखें ना कि 7 से कम अम्लीय, अति अम्लीय, और 7 से अधिक क्षारीय। तो यही 6 से 7 कैसी, तो कहा कि फसल उपयुक्त मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, तो फसल उपयुक्त मिट्टी मतलब अब हम समझ गए अम्लीय मिट्टी। ओह अम्लीय में ज़्यादा अम्लीयता नहीं, मतलब 6 से 7 तक की अम्लीयता की मात्रा हो, वो क्या होती है, सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। किसके लिए, फसल के लिए से। तो यही हो 6 से 7 का मध्य होना, कौन सी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। क्लियर है यहाँ तक, 6 से 7 तक के होना कौन सी मिट्टी कहलाएगी, अम्लीय मिट्टी आपको कहलाएगी से।
तो अगर इसकी विशेषता को देख लिया जाए, विशेषता, तब विशेषता में क्या कह रहा है कि अम्लीय या क्षारीय मिट्टी। तो अब अम्लीय जो मिट्टी हो गई तो उसकी कोई कलर होगा ना कि किस तरह से दिखेगी, होगी ना विशेषता गुण की, कोई ना कोई कलर का दिखेगा। अम्ल तो इसकी गुण हो गई कि उसके अंदर का गुण है, लेकिन कोई ना कोई तो रंग कलर दिखाएगा मिट्टी है। तो अब कहा कि जो अम्लीय प्रवृत्ति की जो मिट्टी होती है मध्य, वो मिट्टी कैसी होती है, तो ये लाल रौह लक, मतलब कि लाल होने के कारण क्या होता है, बताए थे ना कि लाल मिट्टी में जो लाल रंग होती, पीछे पढ़ा दिए थे, वो किसकी होती है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है। तो फेरिक ऑक्साइड में किसकी मात्रा होती है, तो फेरस का, FeTO3 लिखाए थे ना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो यही क्या कहा, यही कह रहा है कि उसमें किसके कारण, तो लौह की मात्राएं होती है, यही लौह युक्त मिट्टी होने के कारण वो कैसी हो गई, लाल हो गई। समझ गए। तो अब यहीं से आप आगे इसको विशेषता में देख लिए थे कि अम्लीय मिट्टी की अवसाद क्या होती है। अम्लीय मिट्टी, अम्लीय जो मिट्टी होती है वो अवसादी प्रवृत्ति की होती है, लिखा दिए आपके, कैसी प्रवृत्ति की होती है, अवसादी प्रवृत्ति की होती है। और इस अवसादी प्रवृत्ति में अम्लीय जो मिट्टी होती है उसकी रंग कैसी हो जाएगी, लाल। कौन सा लाल, लौह युक्त लाल प्रवृत्ति की हो जाएगी, या तो लेटेराइट, यही हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगी। और जो लेट से अब आएंगे ना तो वो पीछे का गेट से आएगा, पीछे गेट खुले रहेगा, यहाँ से बंद रहेगा सामने वाला, बार बार इस पर रोशनी आता है, जब पढ़ाते रहते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिनका भी जो 8:30 तक आगे वो आगे से एंट्री हो जाएगा, और जिनको भी 8:30 से बाद अगर गेट खोलने की आवश्यकता पड़ जाए वो सब पिछल का गेट खोल के रखिएगा, डायरेक्ट आगे बढ़ जाइएगा। समझ गए, बार बार खोलता है, पूरा डिस्टर्ब कर देता है, डायरेक्ट पीछे से एंट्री करिएगा, आके आराम से बैठ जाइएगा। लेटे लौह युक्त लाल मिट्टी होती है अवसादी के कारण, इसमें कौन सा हो जाता है, तो लेटे राइट। कैसी होती है, लेटेराइट मिट्टी के क्या हो जाएगी, लाल मिट्टी के किसी समूह के रूप में, कोई भी लाल समूह के रूप में हो जाएगा। तो यही आप इसकी विशेषता हो गई अम्लीय या क्षारीय मिट्टी की, कि इसकी विशेषता को अम्लीय मिट्टी जो होगा वो अम्लीय मिट्टी क्या होगी कि जो कृषि युक्त होगी, वो कितनी होगी, तो पीएच स्केल पर 6 से 7 के मध्य, मतलब 6 से 7 तक की अम्लीयता होनी चाहिए। और इस 6 से 7 तक की अम्लीयता की मिट्टी होती है, वो अम्लीयता मिट्टी कैसी होती है, तो वो अवसादी या लौह अवसादी प्रवृत्ति की होती है, उसमें लौह की मात्रा होती है। तो क्या होती है, लौह की जैसे ही मात्रा हो जाएगी तो उसकी कलर कैसी हो जाएगी, रंग लाल युक्त होगी। तो लाल युक्त की होती है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, इसमें लौह की मात्रा होने के कारण क्या होती है, लौह युक्त। और ये कैसी प्रवृत्ति दिखाती है, तो लेटेराइट प्रवृत्ति को दिखाती है। से कौन सी मिट्टी, तो आपका अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी, अभी अम्लीय या क्षारीय में टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो अम्लीय या क्षारीय में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ अम्लीय पढ़ रहे हैं। समझ गए, टॉपिक पे अम्लीय क्षारीय में मेन हेडिंग दीजिएगा अम्लीय। कौन मिट्टी पढ़ रहे हैं अभी, अम्लीय। क्या कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि कह रहा है कि ज़्यादा जो अम्लीय युक्त मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी क्या होती है, कृषि युक्त नहीं होती है। तो अब जो अम्लीय मिट्टी हो गई, इस अम्लीय मिट्टी को क्या करना, कृषि युक्त बनाने के लिए। तो कृषि युक्त बनाने के लिए इसमें क्या कर देंगे, तो चूना को मिला देंगे। किसके मिलाने से, चूना मिलाने से ये क्या हो जाता है, आपका कृषि युक्त मिट्टी हो जाती है। हाँ, तो उसमें से चूना मिलाने से क्या होती है, उसकी अम्लीयता या क्षारीयता के गुण जो होता है, जो इसकी अम्लीयता मिट्टी की, जो अम्लीय मिट्टी का निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, तो अम्लीय मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लिंचिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, लिंचिंग के कारण इसका निर्माण होता है। समझ गए, तो उसमें बहुत सारे कणों से टकराया, और उस कणे के मतलब, टकराने के मतलब क्या हो जाती है कि जो उसकी उर्वरता होती है ना, मतलब कि जो उसकी
मतलब जो उर्वरता हो गई और सही से नमी नहीं मिलने के कारण क्या हो गई कि उसकी जो अम्लीयता, जो उसका गुण था उर्वरता शक्ति, वो खत्म हो गई। तो वही मिट्टी का बार बार निराई करते रहता है, उसमें कोई यहाँ प्रयोग न करे, फसल लगातार करते हैं तो नहीं मिट्टी उपजावित नहीं होती, तो उसमें फिर से हम खाद्य पदार्थ मिलाते हैं तो वही होती है कि वो मिट्टी अम्लीयता हो जाती है या तो क्षारीयता हो जाती है, जो उसका कार्बनिक युक्त पदार्थ है वो सब खत्म हो जाता है। तो यही हो गया लिंचिंग, मतलब क्या है, बहुत सारे कणों से टकराने के बाद इसमें क्या होती है, अम्लीयता या क्षारीयता मिट्टी की निर्माण कर देती। क्लियर, चले आगे। यही आपको आप पढ़ लिए अम्लीयता या क्षारीयता मिट्टी। नेक्स्ट चलेंगे आपका क्षारीय मिट्टी लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक के, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा फिर कल पूछ लीजिएगा। अम्लीयता और क्षारीय मिट्टी पढ़े तो इसमें लिखेगा आप क्षारीय मिट्टी। क्षारीय शुष्क या अर्ध शुष्क जो मिट्टी होती है इसका निर्माण कैसा होता है, तो दलदलीय क्षेत्र का अब देख लेंगे निर्माण। तो निर्माण किस तरह से हो रही है, तो निर्माण हो रहा होती है तल से, जो तल क्षेत्र है उसे जल क्षेत्र क्या हो गया, ऊंचा हो गया। जल तल से क्या हो रहा है, ऊंचा होने के कारण इस मिट्टी में क्या हो रही है कि जल का जो प्रवाह है, इसका क्या है, जल प्रवाह है, वो जल प्रवाह क्या हो रहा है, निर्माण जो हो रही है जल तल से ऊंचा होने के कारण, और जो जल का प्रवाह है वो जल के प्रवाह क्या हो रहा है कि प्रभावित दोषपूर्ण। तो यही जो जल का प्रवाह है वो दोषपूर्ण हो रही है। इसी दोषपूर्ण के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, क्षारीय मिट्टी का निर्माण। कौन सी मिट्टी का निर्माण हो गया, क्षारीय मिट्टी का निर्माण हो गया। जाता है कौन सा, Na सोडियम, उसके बाद कैल्शियम Ca, उसके बाद मैग्नीशियम। यही है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं लवण होती है, वो मिट्टी के ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो वही कह रहेगा क्या पाया जाता है इसके गुण में क्या है, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं लवण जो होती है, जो मिट्टी के ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, या तो क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। निक्षेपित होगा। विस्तार कहाँ है, सो लिखिएगा क्षारीय मिट्टी का विस्तार। अम्लीय मिट्टी का तो विस्तार नहीं लिख पाया। अम्लीय मिट्टी का, अम्लीय मिट्टी दक्षिण पंजाब, कहाँ का, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा को देखिएगा मैप पे, तो कहाँ पे है, तो पश्चिमी के क्षेत्र में ही, जहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी देखे थे, तो वही ना उसी मिट्टी की ओर होगी जहाँ पे क्या होता है कि उपयुक्त, मतलब लवणीय या क्षारीय मिट्टी के रूप में उसमें गुण आगे कहा कि ये कृषि युक्त उपयुक्त नहीं है। तो और बाकी और तक जो है मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ ये सब मिट्टी, ये सब तो क्या है, कृषि उपयुक्त मिट्टी है। तो जहाँ पे कृषि उपयुक्त मिट्टी नहीं रहेगी उसी में ना अम्लीयता क्षारीयता के गुण आ जाएगी। हाँ, तो इसीलिए जो अम्लीयता या क्षारीयता के गुण कहाँ आई, पश्चिमी के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी था। तो अब यही यहाँ पे कह दिया कि ये वाला एरिया जो आप देखे थे, ये एरिया, यही एरिया के तक कह रहा था कहाँ पे, सबसे पहले दक्षिण पंजाब, कौन सी पंजाब,
उसके बाद आपको क्या है, दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में ये ना हरियाणा का क्षेत्र था। उसके बाद हरियाणा के क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान, यही आपका पश्चिम मतलब इस तरफ, राजस्थान के इस ओर होगा, समझ गए। यही हो गया आपका दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा और पश्चिम। जैसे किसकी खत्म करने के लिए, क्षारीयता को खत्म करने के लिए, क्षारीयता को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें किसकी मिला देंगे मात्रा को, जिप्सम, जिसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। यही है जो क्षारीय मिट्टी है, क्षारीयता को ख़त्म करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट की मात्रा होती है, उसको मिला देने से क्या होता है, क्षारीयता की मात्रा कम हो जाती है। अब कहा है सबसे अधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे अधिक लवणीय का है मृदा गुजरात के क्षेत्र में है। सबसे अधिक गुजरात के क्षेत्र में आपका है सबसे अधिक क्षारीय सबसे अधिक क्षारीय है वो उत्तर प्रदेश में है। यही आपका पूरा हो गया कौन सा, मृदा क्षारीय मृदा। क्षारीयता मृदा खत्म किससे की जाती है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट से। और सबसे अधिक लवणीय मृदा गुजरात में और सबसे अधिक क्षारीय उत्तर प्रदेश। यही हम लोग देख लिए कौन सी दो मिट्टी, एक देख लिए आपके लवणीय, एक क्या होगा अम्लीय और क्षारीय, दोनों तरह की मिट्टी देख लिए। तो अम्लीयता का देखे थे और क्षारीयता को गुण दोनों को हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट बहुउद्देशीय। अभी टॉपिक आपका मृदा पूरा 8 आपका खत्म हो गया है, आपका पूरा 8 मिट्टी खत्म हो गई। कौन कौन 8 मिट्टी था पहले देख लिए थे कि मृदा को, मिट्टी में कौन कौन मृदा पढ़ा दिए हैं, पहले मिट्टी को देखे थे। तो मिट्टी को अगर देख लिए ICAR के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार मिट्टी को कितना भागों में बांट दिया गया, 8 भागों में मिट्टी के बांट दी गई। और कण के आधार पर मिट्टी को कितना भागों में बांट दिया गया, 3 आधार पे बांट दी गई। 8 में पहला पर देखे थे कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा पर काली, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट, उसके बाद पर्वतीय, उसके बाद लवणीय क्षारीय और मरुस्थलीय मिट्टी। उसके इतनी मिट्टी की पूरी प्रकृति हम लोग देख लिए, पूरा गुण देख लिए, विशेषता देख लिए। अब ये 8 को आप लोग पूरा कंप्लीट बना के आइएगा। 8 में क्या गुण है, विस्तार कहाँ है, कौन कौन एरिया को टच करता है, गुण क्या है, उसमें कौन सी फसल उगती है। अब ये पूरे मिट्टी को हम 8 का आपको पूरा क्या है, भारत के मैप पे अलग अलग एक साथ एक भारत का पूरा मैप बनाइएगा और उस भारत के मैप पर क्या करिएगा, पूरे मिट्टी को दिखा देना है कि 8 मिट्टी हाँ पूरा भारत में कहाँ कहाँ कवर कर रहा है, इसे पूरा चित्र पे। आप उसके बाद अलग अलग वो 8 को उस दिन क्या करेंगे कि आपका कल का होमवर्क है बोर्ड पर आकर के बनवाएंगे।